नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उत्तराखंड के राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया है। और इस अवसर पर प्रोफेसर पंत ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी केवल जीवन को सरल बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जनजातीय समुदायों की आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर भी जोर दिया है कि स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर सतत विकास की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। प्रोफेसर पंत ने यह भी कहा कि इस दृष्टिकोण से न केवल आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के द्वारा देहरादून में आयोजित 2 दिवसीय नॉर्थ जोन के रीजनल कॉन्फ्रेंस का भव्य समापन हुआ है। और जहां इस वर्ष सम्मेलन का विषय एनहांसिंग एक्सेस टू जस्टिस की मुख्य थीम रही, जहां आपको बताते चले कि जस्टिस बियॉन्ड बैरियर्स यानी कि राइट्स, रिहैबिलिटेशन और रिफॉर्म्स द मोस्ट वैल्यूनरेबल रही है। जहां आपको जानकारी देते चले कि समापन समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्य न्यायाधीश और नालसा के संरक्षक प्रधान न्यायमूर्ति सूर्यकांत के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय विधि राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फिल्म निर्माता निर्देशक मधुर भंडारकर ने मुलाकात की है। बैठक में उत्तराखंड को देश के अग्रणी फिल्म शूटिंग हब बनाने का संकल्प भी साझा किया गया। और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की नई फिल्म नीति, सब्सिडी, तो वहीं सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से भी निवेश और फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है, जिससे कि राज्य की पहचान और भी मजबूत हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। और जहां उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित गणेशपुर में यह भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। जानकारी देते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और जिसके बाद गढ़ी कैंट में जनसभा को भी संबोधित उनकी ओर से किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
एक्सप्रेसवे के स्थलीय निरीक्षण का और पूजा स्थल के साथ साथ जनसभा स्थल का भी जायजा लिया है। उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा और व्यवस्थाओं को पुख्ता बनाने के भी निर्देश दिए। और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में उत्तराखंड विशेष स्थान रखता है। उनके आगमन से प्रदेश को हमेशा बड़ी सौगातें मिली हैं। हमारे राज्य को अनेक उपलब्धियां मिली हैं। जितनी बार आए हैं उतनी बार हमको उपलब्धियां मिली हैं, उतनी बार हमको कुछ न कुछ राज्य को प्राप्त हुआ है, राज्यवासियों को उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। इस बार बहुत ऐतिहासिक क्षण है कि देहरादून से दिल्ली जाने वालों के लिए समय बहुत कम होने वाला है। एक्सप्रेस वे देहरादून दिल्ली, दिल्ली देहरादून, उसको जनता को समर्पित करने वाले हैं। उसका लोकार्पण होने वाला है, उद्घाटन होने वाला है। और उस सड़क के एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के बाद दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली जाने का समय 2 से ढाई घंटे का होने वाला है। ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत आसानी होने वाली है, किसानों को भी आसानी होने वाली है, यहाँ के आम नागरिकों को बहुत आसानी होने वाली है, व्यापारियों को, साथ में पर्यटन के लिए आने वाले लोगों के लिए भी, अपने कामों के लिए जाने वालों के लिए भी। तो हर दृष्टि से बहुत सुविधाजनक ये सड़क होने वाली है। और प्रधानमंत्री जी के आने पर हमेशा उत्तराखंड के लोग उत्साहित रहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के दिल में उत्तराखंड बसता है और उत्तराखंड वासियों के दिल में भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बसते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बल्लूपुर चौक में नगर निगम देहरादून के द्वारा आयोजित स्वेच्छा से भी स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लेकर प्रदेशवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया है। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं सफाई अभियान में हिस्सा लिया और जहां लोगों को स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए प्रेरित किया गया है। जहां नगर निगम के द्वारा 7 अप्रैल से 13 अप्रैल यानी कि आज इस अभियान का समापन रहेगा। जहां आपको बताते चले कि इसके अंतर्गत विभिन्न वार्डों में सफाई, कूड़ा निस्तारण तो वहीं जन जागरूकता के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं, इसमें जन भागीदारी भी बेहद ही आवश्यक है। उत्तराखंड सरकार के चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या को सीमित न करने के निर्णय पर तीर्थ पुरोहितों, पुजारियों, हितधारकों तो वहीं चारधाम के होटल एसोसिएशन और ट्रैवल एजेंसियों के साथ साथ संगठनों ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। चारों धामों से जुड़े प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को कपाट खुलने के अवसर पर आमंत्रित भी किया। और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए चारधाम यात्रा को सुगम और सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और बेहतर व्यवस्थाओं के लिए भी निर्देश दिए हैं। और यह निर्णय धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण कदम भी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड पुलिस ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। और जहां आईजी गढ़वाल ने बताया है कि सुरक्षा व्यवस्था को 360 डिग्री पर कड़ा किया गया है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य और निकटवर्ती राज्यों के साथ समन्वय करते हुए हजारों पुलिसकर्मी और पीएसी तैनात किए गए हैं। जहां वीवीआईपी रूट पर पूरी तरह से सुरक्षित रखते हुए वैकल्पिक मार्ग भी बनाए गए हैं ताकि सुरक्षा के साथ साथ सुविधा भी बनी रहे। तो वहीं आम जनता की परेशानी को कम करने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया गया है। देखिए 14 तारीख को हमारे वीवीआईपी महोदय का यहाँ पे जनपद देहरादून में भ्रमण प्रस्तावित है। इसको देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हुए हैं। जैसा कि आप अवगत हैं कि
ये जो देहरादून दिल्ली का एक्सप्रेसवे है उसका इनॉग्रेशन होगा। तो इसमें दो कंसर्निंग स्टेट्स हैं, यूपी में जहाँ पे यहाँ से एलिवेटेड रोड्स जो है वो शुरू होगी और यहाँ पर जो हमारी जो जनसभा है वहाँ तक प्रोग्राम रहेगा। इसके लिए व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं और हमारा कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी यूपी पुलिस के साथ हो गया है और जो भी व्यापक स्तर पे जो सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं वो किए गए हैं। जो भी कार्यक्रम स्थल हैं ये जो वहाँ पर हमने सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है और सुरक्षा के साथ साथ हमने अपने खुफिया तंत्र को भी वहाँ पे सक्रिय किया है। सादे वस्त्रों में भी ये पूरी ड्यूटी लगाई गई है और यातायात को देखते हुए यहाँ पर व्यापक यातायात डायवर्जन प्लान भी आपके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हमने जनमानस को अवगत करा दिया गया है। तो निश्चित तौर पे हमारी पूरी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ पे जितने भी हमारी जो वेरिफिकेशन चल रही है उसको भी और इंटेंसिफाई कर दिया गया है और निश्चित तौर पे ये आगामी वीवीआईपी महोदय का प्रस्तावित विजिट है, हम इसको तो देहरादून में चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की संख्या सीमित न करने के लिए राज्य सरकार के निर्णय का तीर्थ पुरोहितों और सभी ने स्वागत किया है। जहां आपको बताते चले कि पूरे तरीके से सरकार सजग है कि किस तरीके से चारधाम यात्रा को और भी सुगम और सफल बनाया जा सकता है। तो वहीं समिति की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आमंत्रित भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून आगमन पर धर्मपुर के विधानसभा मानव श्रृंखला के माध्यम से अब भव्य स्वागत जो है वो उसकी तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है। जहां धर्मपुर के बीजेपी विधायक विनोद चंबोली ने जानकारी दी है कि उत्तराखंड की सीमा से लेकर कैंट विधानसभा तक मानव श्रृंखला बनाई जाएगी और इसके अलावा प्रधानमंत्री का स्वागत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी। और जहां उन्होंने कहा कि आयोजन का उद्देश्य न केवल प्रधानमंत्री का सम्मान करना है बल्कि जनता को भी इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर देना है। सौभाग्य की बात है कि बहुप्रतीक्षित देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे जो कि ग्रीन कॉरिडोर भी है वो 14 तारीख को माननीय मोदी जी जनता को समर्पित करने जा रहे हैं और बड़ा उत्साह पूरे क्षेत्र में है। मेरे क्षेत्र से होकर उनका रोड शो गुजरेगा, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और हम लोग उन तैयारियों में लगे हुए हैं। मोहन के बाद जहाँ पर जो बैरियर है फॉरेस्ट का, वहाँ से रोड शो प्रारंभ होगा और मेरे क्षेत्र से होते हुए कैंट विधानसभा से होते हुए वे जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने विभिन्न स्थानों पर उनके स्वागत के लिए कार्यक्रम रखे हुए हैं और एक मानव श्रृंखला पूरे उस रूट पर रहेगी जिस रूट से मोदी जी का ये रोड शो होने जा रहा है। उसकी तैयारियां चरम पर हैं और आधा विधानसभा जो मंडल मेरे उस रूट पर नहीं आते हैं वे लोग जनसभा में सम्मिलित होंगे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नारी शक्ति सम्मेलन में शिरकत की जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। की प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17, 18 है। दो 2023 में नई संसद में जो नया भवन निर्माण हुआ उसमें हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में प्रथम कदम उठाया था। वह समय से लागू हो सके, महिलाओं की भागीदारी हमारे लोकतंत्र को मजबूती दे, इसके लिए 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक का आयोजन होने जा रहा है और उसके पहले आज
नारी शक्ति वंदन का ये कार्यक्रम, मैं इसके लिए इस कार्यक्रम के जरिए हमें देश की कोटि कोटि माता बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं इस कार्यक्रम में आपको कोई उपदेश देने नहीं आया हूं, न ही मैं आपको जगाने आया हूं। मैं आज आया हूं आप सबके, देश की कोटि कोटि माताओं बहनों के आशीर्वाद लेने के लिए। आप सभी देश के कोने कोने से आई हैं। मैं आपकी इस उपस्थिति के लिए, इस महत्वपूर्ण काम के लिए आपने जो समय निकाला है, इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथ ही भारत की सभी महिलाओं को एक नए युग के आगमन की बधाई भी देता हूं। साथियों, लोकतांत्रिक संरचना में महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत दशकों से हर कोई महसूस कर रहा था, चर्चा भी होती थी। इस विमर्श को करीब करीब 4 दशक बीत गए, 40 साल बीत गए। इसमें सभी पार्टियों के और कितनी ही पीढ़ियों के प्रयास शामिल है। हर दल ने इस विचार को अपने अपने ढंग से आगे बढ़ाया है। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, तब भी सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसे पास कराया था। और तब एक सुर में ये बात भी उठी थी कि इसे हर हाल में 2029 तक लागू हो जाना चाहिए। ये बात सबने कही थी। कानून पारित हो लेकिन लागू न हो, ये सदन में किसी को मंजूर नहीं था। और खास करके हमारे विपक्ष के सभी साथियों ने मुखर होकर के इस बात पर जोर डाला था कि 2029 में ये लागू होना चाहिए। 2029 की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, क्योंकि विपक्ष ने जो बात रखी थी, हमारे लिए वो बात भी गंभीर होती है, और इसलिए हम लगातार विचार विमर्श करते रहे, मंथन करते रहे, नए नए रास्ते खोजते रहे। संविधान की जिनको ज्यादा अध्ययन है ऐसे लोगों की भी सलाह ली, और 16 अप्रैल से संसद में इस पर व्यापक चर्चा भी होने जा रही है। साथियों, हमारा प्रयास है और हमारी प्राथमिकता भी है, इस बार भी ये काम संवाद, सहयोग, तो अब राजधानी दिल्ली से सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां बैसाखी का पर्व श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जानकारी देते चले कि हर की पैड़ी और विभिन्न गंगा के घाटों पर देश भर से आए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है, और जहां श्रद्धालु मां गंगा में स्नान कर अपने जीवन में शांति, कृपा और
पर धरती माँ की उपज के लिए प्रार्थना करते हैं। जहाँ आपको बताते चले कि बैसाखी के दिन गेहूं की फसल तैयार हो जाती है और कटाई का मौसम भी शुरू हो जाता है और इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना भी हुई थी। इसलिए यह त्यौहार पंजाबी समुदाय के लिए विशेष तौर पर धूमधाम से मनाया जाता है। बैसाखी का मतलब ही है वैशाख मास का पर्व। बैसाखी पंजाब हिमाचल वालों के लिए तो 13 तारीख को नियत ही होती है और इस पर्व पे स्नान का विशेष महत्व कहा गया है। बाकी जिस दिन वैशाख मास की संक्रांति पड़ती है, सूर्य मेष राशि में संक्रमण करते हैं, तो ये मेष की संक्रांति भी कहलाती है। इस दिन से नव सौर वर्ष आरंभ होता है। इसी दिन से घरों में जितने भी शुभ काम है उनकी आरंभ हो जाता है और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ भी आज के दिन से ही माना जाता है। आज गंगा स्नान किया है और इस दिन को हम इसलिए मानते आ रहे हैं क्योंकि हमारे बड़े जो है, हमारे जो सब बड़े बताते हैं कि आज का दिन बहुत विशेष होता है और ये तो बहुत सालों बाद आया है, जिसमें एकादशी भी है और बैसाखी का दिन भी पड़ता है। गंगा स्नान करने के लिए आए हुए हैं। उत्तराखंड के रहने वाले चंपावत जिले के हैं और गंगा स्नान किए हैं और गंगा स्नान करने में बहुत आनंद आया गंगा जी की कृपा से। और जिसका भी अच्छा सौभाग्य होता है वही जो गंगा स्नान के लिए आ पाता है। पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हरिद्वार से विकास चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो विकास, जिस तरीके से आज बेहद ही पावन पर्व है, गंगा के घाटों पर लगातार भीड़ जुट रही है, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज बैसाखी का स्नान है और चूंकि एक लॉन्ग वीकेंड भी यहाँ पर देखने को मिला है क्योंकि सेकंड सैटरडे फिर संडे और उसके बाद आज बैसाखी का स्नान है और फिर एक दिन बाद की छुट्टी है, तो कह सकते हैं जिसके चलते भी लोगों की भीड़ यहाँ पर जरूर दिखाई दी है। और लोग, क्योंकि मौसम भी काफी खुला हुआ है अब, क्योंकि मौसम बिल्कुल बदल चुका है, अब गर्म मौसम यहाँ पर हो चला है, जिसके चलते भी लोग गंगा उत्तराखंड की ओर आ रहे हैं और खासकर गंगा में जो स्नान के लिए जो भीड़ है वो लगातार यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि आज बैसाखी का स्नान है, बड़ा पर्व है, तो उसको चलते कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करेंगे सुरक्षा की, क्योंकि पुलिस का बिल्कुल ये मानना था क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड में जिस तरह से कई जगह जिस तरह से जाम की स्थिति बनते हुए देखी जा सकती थी, लेकिन उसके लिए पहले से ही प्लान यहाँ पर रूट डाइवर्जन का यहाँ पर पहले से ही तैयार कर लिया गया था। वहीं बैसाखी के चलते जगह जगह जो कार्यक्रम यहाँ पर हरिद्वार धर्मनगरी में हरिद्वार में हो रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं के लिए भी पुलिस ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। खासतौर पर जो हरकी पैड़ी का क्षेत्र है उसको 10 जोन और 33 सेक्टरों में यहाँ पर बांटकर पूरे मेले की व्यवस्था पुलिस के द्वारा यहाँ पर की जा रही है और श्रद्धालुओं में बिल्कुल जो उत्साह है वो देखते ही बनता है यहाँ पर। जी ठीक है विकास, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।